हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पता है आप लोगों को, कल अपन ने थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट यूनिट है वो अपने स्टार्ट कर दी थी, और जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिस्टम सराउंडिंग ये सब पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सराउंडिंग क्या है, कैसे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। और उसको हमने यहाँ पर जो है ख़त्म किया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इतना करके। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सिस्टम आर ऑल्सो डिफाइंड एज टू टाइप। कंपोजिशन के बेसिस पे भी, यानी संगठन के आधार पर भी, सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होता होमोजीनियस सिस्टम, एक होता हेट्रोजीनियस सिस्टम, यानी समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र या विषमांगी निकाय। देखिए, नाम से पता चल रहा है, होमोजीनियस सिस्टम, समांगी तंत्र मीन्स जब किसी भी निकाय के गुण उसके सभी भागों में समान रूप से वितरित हों, ठीक है, और उसके विभिन्न गुणों वाले भागों को अलग अलग करने वाली, यानी उसके विभिन्न गुणों जो हैं, उसके बहुत सारे गुण हैं, और उन गुणों को अलग करने वाली कोई विभाजन रेखा ना हो, तो वो निकाय क्या कहलाता है? समांगी निकाय कहलाता है। उदाहरण जैसे गैसों का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि समांगी निकाय में एक ही प्रावस्था होती है, प्रावस्थाएं दो नहीं हो सकती, क्योंकि दो प्रावस्थाएं होंगी तो आप उनको इजीली क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स ए वन फेज सिस्टम in which is uniform in composition and it has similar property in all its parts is called homogeneous system. Example, sorry, mixture of gases, aqueous solution of salt. जैसे इसको इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हमने तीन चार गैसें ले ली। गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई आपस में ना कोई इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ना कोई रिपल्सिव फोर्स होता है, ना वो रिएक्ट करनी, और वो आपस में मिक्स हो गई। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर, जो अपन सांस लेते हैं, हवा। हवा के अंदर आप जानते हैं हवा का कंपोजिशन क्या है? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी के 1% में दुनिया भर की गैसें हैं। तो ये हवा का कंपोजिशन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक जगह पे है, ऑल ओवर यूनिवर्स यही है कंपोजिशन। और क्या ऐसा हमको दिखता है कि हाँ भाई इस जगह पर नाइट्रोजन है, इस जगह पर ऑक्सीजन है, इस जगह पर हाइड्रोजन है? ऐसा होता है कि नहीं? यानी कि उस एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने वाली कोई विभाजन रेखा नहीं है कि आप उनके पार्ट्स को अलग अलग कर लो कि ये नाइट्रोजन गैस हो गई, ये ऑक्सीजन गैस हो गई, ये, यानी कोई विभाजन रेखा नहीं है, ठीक है। और ऑल ओवर यूनिवर्स कहीं पर भी आप एयर का सैंपल लो और उसका जो है कंपोजिशन चेक करोगे तो कंपोजिशन यही आएगा। वो एक अलग बात है कि किसी सिटी में पोल्यूशन ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा आ जाए, वो एक मतलब आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल केस है। बट इन जनरल आप किसी भी जगह से हवा का सैंपल ले और एयर का सैंपल ले और उसको जो है आप कंपोजिशन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपको 78% नाइट्रोजन मिलेगा, 21% ऑक्सीजन मिलेगा, और बाकी के 1% में सारी गैसें मिलेंगी। तो वो क्या है? अपने आप में एक होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। आप एक ग्लास पानी ले, उसके अंदर आपने सॉल्ट को डिजोल्व कर दो, NaCl को, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, बहुत सारी, है ना, जो गुण हैं उसके होंगे बहुत सारे। अब उसके अंदर जैसे ही आपने सॉल्ट डिजोल्व किया, उसमें Na आयन हो गए, Cl आयन हो गए, हाइड्रोजन आयन भी है, OH माइनस आयन भी है ना, अलग अलग आयन है। लेकिन क्या उन आयनों को सेपरेट वो अलग अलग दिख रहे हैं क्या कि हाँ भाई ये इधर सोडियम आयन रहे, इधर क्लोराइड आयन रहे, इस तरीके से अलग अलग दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। और उसको आप अच्छे से मिक्स करने के बाद में उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और हर पार्ट में NaCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कीजिए। जब आप हर पार्ट में NaCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि हर पार्ट के अंदर NaCl की कंसंट्रेशन इक्वल आ रही है, वही कंसंट्रेशन है, वही सांद्रता आती है, जो पहले में आएगी वही दूसरे में, वही तीसरे में। इसका मतलब क्या है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के अणुओं का जल के अंदर यानी वाटर के अंदर क्या हुआ है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। वो अपने आप क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, जिसको हम कहते हैं ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि समान रूप से वितरित हो गए हर जगह अपने आप ही। आपने मिक्स किया समान रूप से।
और आप उसको सेपरेट नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि साहब इस वाले पानी में सांद्रता ज़्यादा है, इस वाले में कम है, नहीं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। पानी के अंदर शुगर मिला लो, शुगर मिलाओगे तो भी यही होगा, अपन उसको पियेंगे तो ऐसा थोड़ी कि हाँ भाई ये पानी थोड़ा ज़्यादा मीठा है, ये थोड़ा कम मीठा है, ऐसा नहीं होगा, वो समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब भी कोई भी सॉल्ट या हम के कोई भी पदार्थ सॉल्वेंट में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है और कम्प्लीटली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तो क्या बनता है, हम कहते हैं समांगी तंत्र बनता है। और इसमें फेज एक ही काउंट होती है, दो फेजेस नहीं हो सकती। अगर आप फेज रूल पढ़े तो आप देखेंगे इसमें फेज एक ही काउंट होगी, क्योंकि ना वहाँ पर लिक्विड है तो वो लिक्विड फेज होगी, सॉलिड है तो सॉलिड फेज होगी, गैस है तो गैसियस फेज होगी। तो इस तरीके से वहाँ पे फेजेस एक ही होती है। तो ऐसे होते हैं होमोजीनियस सिस्टम यानी समांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र, हम सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि निकाय के दो या दो से अधिक ऐसे भाग होते हैं जिनके संगठन या गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इन गुणों को पृथक करने वाली वास्तव में एक स्पष्ट रेखा होती है। तो वो निकाय क्या कहलाते हैं, विषमांगी निकाय कहलाते हैं। जैसे हम बात करें ठोस और द्रव का मिक्सचर, है ना, दो अविलेय द्रवों का मिक्सचर, जैसे आपने पानी ले लिया, तेल ले लिया, तो पानी और तेल को अलग करने वाली लेयर होएगी बकायदा, है ना। उनको सेपरेट कर, वो सेपरेट होंगे, वो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं होते, आप जानते हैं। अगर आप आधा ग्लास वाटर लें और आधा ग्लास उसके अंदर ऑयल डालें तो आपको उन दोनों को सेपरेट करने वाला, यानी वो पूरा आपका सिस्टम हो गया, और उन दोनों सिस्टम के जो दोनों पार्ट हैं उन दोनों पार्ट को अलग करने वाली एक विभाजन रेखा क्लियरली दिखाई देगी। आप वाटर के अंदर सैंड मिला दें और मिक्स करें, मिट्टी को मिला करके मिक्स करें, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। आप देखेंगे आपने मिक्स किया, कितना ही मिक्स कर लो उसके बाद भी नीचे क्या है, मिट्टी जम जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई। तो क्या वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नहीं हुआ। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो हम कहते हैं क्या बनता है, हमारा विषमांगी निकाय बनता है या विषमांगी तंत्र बनता है, जिसको हम कह रहे हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। यानी अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन होमोजीनियस सिस्टम। पर यह ध्यान रखना कि उसके एक या एक से ज्यादा जो पार्ट है वो अपने आप में होमोजीनियस है, लेकिन उन पार्ट से बनकर के मिक्सचर जो बना है वो होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। जैसे वाटर और ऑयल, तो वाटर जो है वो अपने आप में होमोजीनियस है, ऑयल अपने आप में होमोजीनियस है, लेकिन वाटर प्लस ऑयल होमोजीनियस नहीं है, वाटर प्लस ऑयल क्या हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। A system consists of more than one homogeneous system and it has different property in all its different parts called heterogeneous system. It is more than one phase system. Example, mixture of solid and liquid and mixture of two immiscible liquid. ठीक है, उसके बाद में आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और प्रॉपर्टीज़ को मेनली ब्रॉडली हम कहें तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं अपन मात्रात्मक, नाम से पता चलता देखिए, या विस्तरणीय गुणधर्म। अब विस्तरणीय तो हिंदी वालों को भी समझ नहीं आएगा, पर ये जरूर समझ में आएगा, मात्रात्मक। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब विशिष्ट या गहन गुणधर्म। पहले वाले की हम बात करते हैं, यानी मात्रात्मक यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाम से पता चल रहा है ऐसे गुण, पदार्थ के ऐसे गुण जो मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं, यानी कि वे गुण होते हैं जो तंत्र में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। मात्रा ज़्यादा है तो गुण अलग हो जाएंगे, मतलब गुणधर्म गुण चेंज हो सकते हैं। मात्रा कम है तो गुणों पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मास, हिंदी में जिसको सहती बोलते हैं, मास। अब मास आप जानते हैं कि अगर पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो मास बढ़ जाएगा, पार्टिकल कम होंगे तो मास कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम, आयतन, अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो आयतन बढ़ेगा, अमाउंट कम होगा तो आयतन कम होगा, है ना। उष्माधारिता, उष्माधारिता एक अणु की कितनी, अगर 100 अणु होंगे तो उनकी उष्माधारिता बढ़ जाएगी, 50 ही रहेंगे तो उष्माधारिता कम हो जाएगी। आंतरिक ऊर्जा प्रत्येक अणु की होती है, तो ज़्यादा अणु होंगे तो सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, कम होंगे तो आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी। एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये सारे ऐसे गुण हैं जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहे हैं। यहाँ हम कहें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ एटम्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं, या सबसे बेस्ट इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं। कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है। तो ऐसे जो गुण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक, यानी कि जिन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
It means the property which depends on the amount of matter or the number of moles in the system are known as extensive property. Mass, volume, heat capacity, internal energy, entropy, Gibbs free energy, ये सारी चीजें। विशिष्ट यानी वे गुण हैं जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहे हैं, मात्रा पर नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कहूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। वाटर के 100 मॉलिक्यूल होंगे तो भी उनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। 1000 मॉलिक्यूल होंगे तो भी उनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही होगा। लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे तो भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मात्रा पर निर्भर कर रहा है क्या? नहीं, मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये वाटर की खुद की एक प्रॉपर्टी है जो हम कह सकते हैं उसके नेचर पर डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, क्या है, कैसे है, कि कब उसका वेपर प्रेशर एनवायरमेंटल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, वेपर की फॉर्म में आ जाएंगे। और वो होता है कितने? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो चाहे 10 मॉलिक्यूल हो, चाहे 100 मॉलिक्यूल हो, चाहे 1000 मॉलिक्यूल हो, कितने भी हों, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ किस पे नीचे डिपेंड कर रही हैं? ये डिपेंड कर रही हैं पदार्थ की नेचर पे, मात्रा पे नहीं। ठीक है, नेचर यानी प्रकृति पर निर्भर कर रही है, मात्रा पर निर्भर नहीं करती। ताप है, दाब है। अब दाब एक अणु जितना दाब डालेगा डालेगा। अब आप सोचोगे साहब 100 अणु होंगे तो ज़्यादा दाब डालेंगे, ठीक है, लेकिन हर अणु का अपना क्या है? एक दाब है और वो रहेगा। आई बात समझ में? सांद्रता नेचर पर डिपेंड कर रही है, घनत्व, डेंसिटी, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना? द्विध्रुव आघूर्ण तो आप जानती हैं, डाइपोल मोमेंट, ये तो होता ही हर मॉलिक्यूल का है। तो एक मॉलिक्यूल जो द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, अब ऐसे 1000 मॉलिक्यूल आ गए तो भी द्विध्रुव आघूर्ण तो वही रहना है, डाइपोल मोमेंट तो, है ना? हम पूरे का ही बताते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि साहब एक मॉलिक्यूल होगा तो डाइपोल मोमेंट अलग हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल होंगे तो डाइपोल मोमेंट अलग हो जाएगा। नहीं, HCl पूरा का पूरा बीकर में भर के रख दो, उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है तो भी डाइपोल मोमेंट तो वही रहेगा उसका। हमारी बात समझ में? अपवर्तनांक है, शांता, विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मैंने कहा ना, जल के अणुओं का पृष्ठ तनाव है जैसे, तो चाहे कितने भी हो पृष्ठ तनाव वही रहेगा उनका, विस्कोसिटी वही रहेगी उनकी, शांता वो की वही रहेगी। मोलर वॉल्यूम, मोलर आयतन वही रहेगा। आयतन हमने कहा था कि इसमें आ जाता है एक्सटेंसिव में, और मोलर आयतन, एक मोल का जो आयतन है वो तो वही रहेगा ना, मोलर आयतन चेंज थोड़ी होगा, है ना? गैस कांस्टेंट है ना? विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जो है स्पेसिफिक हीट, वो चेंज नहीं होती। ये ऐसे गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते बल्कि उनकी प्रकृति पर यानी नेचर पर डिपेंड करते हैं। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मैटर, नॉट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मोलर वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट, दे आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो है टर्म जो है यहाँ जो हम कहें डेफिनेशन जो हमको पढ़नी है, जो टर्म्स हैं वो पढ़नी है। स्टेट ऑफ सिस्टम, निकाय की अवस्था, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। देखिए, किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए या हम कहें किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमें 4 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी सिस्टम जो है, अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया सिस्टम, तो इसीलिए हम ये पहले टर्म्स पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आप जानते हैं सिस्टम क्या होता है ना? तो इसीलिए हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी हैं क्योंकि अब यहाँ वर्ड आएगा बार बार, सिस्टम, सराउंडिंग, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप अगर जानते हैं तो आप इसीलिए उसको समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमको मिनिमम 4 वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल मीन्स होते हैं चर, जिनको हिंदी में बोलते हैं आप, और वो 4 वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, यानी ताप, दाब, आयतन और संगठन, है ना? यानी कोई सिस्टम है तो उसमें जो पदार्थ है उनका क्या संगठन है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या आयतन है उसका, उसके आधार पर हम उस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको चाहिए किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। With the help of these 4 properties, we can explain the properties of system like density, viscosity, mass,
सो वी कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। यानी इन चार के थ्रू हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एग्जांपल्स हैं, हम डेंसिटी बता सकते हैं इन चार के थ्रू, विस्कोसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन चार वेरिएबल के थ्रू, मास निकाल सकते हैं हम इन चार वेरिएबल के थ्रू। इसका मतलब हम इन चार वेरिएबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, सिस्टम की स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी निकाय की अवस्था को हम बता सकते हैं इन चार वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, इफ a system is homogeneous then only three variables are required, temperature, volume and pressure। ये ध्यान रखना कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है, अब होमोजीनियस क्या होता है, समांगी। समांगी का मतलब क्या है कि उसके सिस्टम के जो पार्ट हैं उनको सेपरेट करने वाली कोई लाइन नहीं है, विभाजन रेखा नहीं है ना। वो क्या है, इंटरमिक्स है कंप्लीटली, है ना, जैसे एयर हमने कहा, और वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में कंपोजिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपोजिशन वहाँ पे मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि वो क्या है, कंप्लीटली मिक्स है एक दूसरे में। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो वहाँ कंपोजिशन नहीं चाहिए, है ना। वहाँ पे सिर्फ तीन वेरिएबल की जरूरत होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम यानी आइडियल गैस के अकॉर्डिंग देखें तो हम जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, तो पीवी इक्वल टू आरटी। देखिए वही आ गए तीनों, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप अगर गैस आइडियल गैस इक्वेशन देखें तो इसके अकॉर्डिंग हम यही कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें तीन ही वेरिएबल चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। और इसमें भी हम जानते हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो वेरिएबल को जानते हैं तो तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए चार में से एक तो यहाँ माइनस हो गया, कंपोजिशन माइनस हो गया, होमोजीनियस सिस्टम में कंपोजिशन नहीं चाहिए। अब मैं एक और माइनस कर रहा हूँ क्योंकि तीन बचे। अब तीन में से भी अगर आपको दो पता है तो आप तीसरी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में रख के। टेम्परेचर और वॉल्यूम पता है, प्रेशर निकाल सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे। भाई एक मोल के लिए तो निकाल ही सकते हैं, गैस कांस्टेंट फिक्स है। तो इन तीन में से यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से आपको कोई भी दो वेरिएबल पता है तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली इस आइडियल गैस इक्वेशन से। तो इस तरीके से हम स्टेट ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम की स्टेट्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद में है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी ऊष्मागतिकी साम्यावस्था। अब साम्यावस्था भी अलग अलग टाइप की होती है। तापीय साम्यावस्था हो सकती है, दाबीय साम्यावस्था हो सकती है, यांत्रिक साम्यावस्था हो सकती है। तो पहली बात तो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साम्यावस्था। हमें पहले तो ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी ऊष्मागतिकी साम्यावस्था क्या है, कितने प्रकार की है, कैसे कैसे होती है, वो सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। तो जब किसी निकाय का कोई भी प्रेक्षणीय गुणधर्म, प्रेक्षणीय मतलब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, हम ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते तो वो निकाय ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि उस टाइम पे वो निकाय क्या है, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था है। यानी इफ वेरिएबल डज नॉट वेरी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर देन the system is in equilibrium at a particular time, the system is in equilibrium. It means yani observable properties pressure, volume and temperature, if these properties are not change with respect to temperature, if these properties are not change with respect to temperature, then the system is in equilibrium. आई बात समझ में? यानी when observable property of a system like temperature, pressure etc are not changed with respect to temperature, ये with respect to temperature है, with respect to time, sorry, with respect to time, क्योंकि temperature तो property है, with respect to time यानी time के साथ नहीं बदल रहे, then these system are called in thermodynamic equilibrium। यानी ये जो properties हैं वो अगर समय के साथ नहीं बदलती हैं तो हम ये कहते हैं कि जो निकाय है, जो सिस्टम है, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक कौन कौन से हैं देखिए, एक है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय साम्यावस्था, एक है आपका रासायनिक इक्विलिब्रियम यानी केमिकल साम्यावस्था, और एक है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी कि
जिसे हम कहते हैं यांत्रिक साम्यावस्था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? नाम से पता चल रहा है कि समय के साथ साथ सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी टेम्परेचर ऑफ एनी पार्ट ऑफ सिस्टम नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी। पूरे सिस्टम में किसी भी पार्ट का, ऐसा नहीं कि सिस्टम के साथ एक पार्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे सिस्टम में सिस्टम के किसी भी पार्ट का टेम्परेचर समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। टेम्परेचर ऑफ एनी पार्ट ऑफ सिस्टम, ये ध्यान रखना, एनी पार्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं उनमें से किसी भी पार्ट का टेम्परेचर, ये नहीं कि भाई एक साइड से तो, या एक पार्ट सिस्टम का जो है वो ठंडा होता जा रहा है और दूसरा गर्म होता जा रहा है, दिस इज नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना कि टेम्परेचर ऑफ एनी पार्ट ऑफ सिस्टम नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। और ऐसा कब होगा? जब होमोजीनियस टेम्परेचर होगा। होमोजीनियस टेम्परेचर मतलब पूरे सिस्टम में एक ही टेम्परेचर होगा, समांगी, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब केमिकल कंपोजिशन समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिस्टम नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ में सिस्टम की जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है ना। देखिए, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, होता रहेगा, एक टाइम के बाद में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम जब आता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि उस टाइम पर हम ये कहते हैं कि जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल और उसी रेट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि उसी रेट से, रेट वही होनी चाहिए। रेट का मतलब क्या है कि अगर 1 मिनट में 4 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसी 1 मिनट में प्रोडक्ट के भी 4 मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हुई? क्या नहीं हुई। अगर आप 5 मिनट बाद देखें, 10 मिनट बाद देखें, 15 मिनट बाद देखें, 20 मिनट बाद देखें, तो आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी उतनी है पहले जितनी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी उतनी है पहले जितनी। जबकि हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वास्तव में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, बट जिस रेट से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उसी रेट से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वापस प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहे हैं। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो एक तरीके का डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बन रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इक्वल रेट से हो रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, या हम कहें कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही। और जब कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का कहलाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक साम्य। ये क्या है? व्हेन देयर इज नो मैकेनिकल वर्क डन बाय वन पार्ट ऑफ सिस्टम ऑन द अदर पार्ट ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सिस्टम का एक पार्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ साथ, तो उस टाइम पे सिस्टम क्या कहलाता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। कब होगा ऐसा? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी प्रेशर इक्विलिब्रियम इक्वल है, यानी सिस्टम के एक पार्ट का और दूसरे पार्ट का प्रेशर क्या है? इक्वल है। अगर एक पार्ट का भी प्रेशर ज्यादा होता और दूसरे का कम होता, तो आप जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अधिक से कम की तरफ, हाई से लो की तरफ चीजें अपने आप जाती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप क्या होता? प्रेशर लगता है ना। कि जहां मॉलिक्यूल ज्यादा है वो, जिधर मॉलिक्यूल कम है, यानी जिधर प्रेशर ज्यादा है और जिधर प्रेशर कम है, उस तरफ वो क्या करते? प्रेशर को शिफ्ट करते। कब तक करते? जब तक कि पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं हो जाता, यानी प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, यानी प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो जाता, तब तक, यानी जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक क्या होता? प्रेशर शिफ्ट होता रहता। और हम कहें कि अगर प्रेशर हर तरफ इक्वल है तो हम कहेंगे देयर इज नो मैकेनिकल वर्क वन पार्ट ऑफ सिस्टम ऑन द अदर पार्ट ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है ये प्रेशर इक्विलिब्रियम ही है एक तरीके से। तो देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, और प्रेशर इक्विलिब्रियम भी हो गया, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, यानी साम्यावस्था के टाइप है ये। सॉरी। उसके बाद आते हैं अपने प्रोसेस, यानी प्रक्रम।
ऐसा प्रोसेस हो रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस इज द मैकेनिज्म। प्रोसेस क्या है? एक क्रियाविधि है जिसकी सहायता से निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है। इट मीन्स प्रोसेस इज अ मैकेनिज्म, by the help of these mechanism transformation of a system from one form to the another form is occurred। ठीक है, यानी इसकी सहायता से हम वन फॉर्म ऑफ सिस्टम टू द अनदर फॉर्म ऑफ सिस्टम को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने की जो क्रियाविधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रक्रम कहते हैं, यानी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, निकाय की एक अवस्था से निकाय की दूसरी अवस्था में रूपांतरित करने की जो विधि है, जो क्रियाविधि है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रोसेस। अब प्रोसेस भी कई टाइप का होता है। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस, है ना, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, और देखिए एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, एक होता है आइसोबारिक प्रोसेस, एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, और होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस। ये सारे हैं टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, हम एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस नाम से पता चल रहा है चक्रीय प्रक्रम, यानी जब कोई निकाय किसी प्रक्रम द्वारा यानी किसी प्रोसेस द्वारा, प्रोसेस क्या है? मैकेनिज्म है, याद रखना, क्रियाविधि है, यानी एक क्रियाविधि द्वारा अपनी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होते हुए वापस अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाता है। कौन सी? इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए पुनः। तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यानी a process which occur through a series of change in such a way that it return to its initial state in the end is called as cyclic process। और इस साइक्लिक प्रोसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मालूम है? कार्नो साइकिल, कार्नोट इंजन जो हम पढ़ते हैं इसी यूनिट के अंदर है, आगे आएगा कि पहले P1 V1 था, वॉल्यूम P1, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। फिर बाद में B पोजीशन पे क्या हुआ? प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम क्या हो गया? V2। C पोजीशन पे क्या हुआ? प्रेशर P3, वॉल्यूम V3। D पोजीशन पे प्रेशर P4, वॉल्यूम V4। और D से वापस वो A पे आ जाता है, यानी कि P1 V1 पे। यानी वो विभिन्न प्रक्रमों में होता हुआ, यानी विभिन्न अवस्थाओं में होता हुआ, एक फिक्स प्रक्रम से विभिन्न अवस्थाओं में होता हुआ परिवर्तित होते हुए वापस अपनी पुरानी वाली अवस्था में, यानी कि जो इनिशियल स्टेट थी उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। यानी प्रोसेस which occur through a series of change in such a way that it return to its initial state in the end, it called as a cyclic process। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और बहुत सारे काम करते हैं और वापस आ जाते हैं ना, रिटर्न हो जाते हैं, घूम फिर करके दुनिया भर के काम करके मौज मस्तियाँ करके, है ना, और वापस आ जाते हैं अपन, यानी अपन विभिन्न अपनी अवस्थाओं में होते हुए, हमारी सबकी अलग अलग अवस्था, दोस्तों के साथ अलग तरीके का बिहेवियर है, टीचर के साथ अलग तरीके का बिहेवियर है ना, मैनेजमेंट के साथ अलग तरीके का बिहेवियर है। तो वो एक है, एक इंसान की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, और वो उन विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में होता हुआ वापस अपने घर में आ जाता है। और अपने घर में तो बच्चा ही है, वो वैसा का वैसा ही, जो पहले था वही बाद में है। घर में उसकी स्थिति बदलती है क्या? नहीं बदलती। तो वो एक तरीके का साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, है ना, ये नहीं कि आप ये कोई लिख के आ जाओ कहीं एग्जाम्पल, है ना, जर्नल यूँ। देन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जब पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर बना रहे। आइसोथर्मल, आपको याद होगा, आइसोथर्मल का मतलब ये होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप क्या रहे? स्थिर बना रहे। तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम करते हैं। यानी पूरा प्रोसेस, यानी जो मैकेनिज्म है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने का, भाई प्रोसेस क्या होता है हम जानते प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक मैकेनिज्म है कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है किसी मैकेनिज्म के थ्रू, और उस मैकेनिज्म में पूरे टाइम में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी जो फर्स्ट स्टेट पे टेम्परेचर था वही सेकंड स्टेट पे, वही थर्ड स्टेट पे, यानी पूरे समय टेम्परेचर क्या रह रहा है? कांस्टेंट रहता है। तो ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र,
तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? समतापी प्रक्रम कहलाता है। अब ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने परिपार्श्विकी से ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। देखिए यहाँ हमने सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कहा है, ये नहीं कहा कि सराउंडिंग का भी कांस्टेंट होगा। तो सिस्टम अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए सराउंडिंग के साथ क्या कर सकता है? एक्सचेंज ऑफ हीट कर सकता है। यानी मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम को एनर्जी चाहिए तो वो सराउंडिंग से ले सकता है और ले करके अपने आप को क्या करेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। और मान लीजिए अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है और टेम्परेचर क्या हो रहा है कि हीट ज़्यादा इवॉल्व हो रही है या ज़्यादा बन रही है, तो वो क्या करेगा कि उसको अपने सिस्टम को टेम्परेचर को क्या करना? कंट्रोल रखना है, तो वो क्या करेगा? वो हीट को सराउंडिंग में दे देगा। सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पर जब dt यानी चेंज इन टेम्परेचर, जो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर तो dt, अगर वो जीरो है और अगर dt जीरो होगा तो dE भी क्या होगा? जीरो होगा। फिक्स है, यानी चेंज ऑफ एनर्जी जीरो। ठीक है, इसका मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं। इन जनरल लाइफ ह्यूमन बॉडी, आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। कितना रहता है? 27 डिग्री सेल्सियस हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अब बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी बॉडी का टेम्परेचर 27 ही रहेगा। तो अब बाहर के टेम्परेचर क्या करता है? अपनी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ने लगता है। बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो अपनी बॉडी क्या रिलीज करती है? स्वेट, पसीना। और उस पसीने से क्या होता है? अपनी स्किन होती है ठंडी। ठीक है, और पसीने से स्किन ठंडी होती है, बॉडी का अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है? मेंटेन। ऐसे ही आप सर्दियों में देखें बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री है, तो उसका इफेक्ट जब अपनी बॉडी पे पड़ने लगता है तो अपनी बॉडी क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है ना? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं? अपन जो गर्म कपड़े वगैरह पहनते हैं, गर्म कपड़े थोड़ी बचाते हैं अपने को। गर्म कपड़े तो सिर्फ क्या है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो अपनी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, बस। ठीक है, तो अपना शरीर जो गर्म होता है वो बेसिकली अपनी एनर्जी से ही होता है। अपनी जो एनर्जी होती है ना, जो हीट अपन इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है और बॉडी को अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो बॉडी क्या करती है? हीट इवॉल्व करती है, बाहर हीट छोड़ती है सराउंडिंग में, और वो हीट क्या करती है? अपने को क्या करती है? गर्म करती है। आपने देखा होगा जब अपन खाना खाते हैं तो खाना खाने के कुछ देर बाद में अपने को थोड़ी गर्मी लगती है। उसका कारण ये है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो आप जैसे एनर्जी जब रिलीज होगी तो अपने को हीट यानी गर्मी लगने लगती है। ठीक है, अपन दौड़ते हैं तो आपको मालूम है अपनी की बॉडी गर्म हो जाती है, पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब अपन क्या बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो अपनी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? हीट में आ जाती है, गर्म हो जाती है। तो उसके टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? अपने शरीर से पसीना निकलता है, जिसकी वजह से वो एयर के कांटेक्ट में आता है और अपने शरीर को क्या करता है? ठंडा करता है। तो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसमें हमारी बॉडी क्या है? विभिन्न, जैसे हम कह रहे हैं कि जो प्रक्रम है वो क्या है? निकाय के ताप स्थिर बना रहे हैं। यानी जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है वो हमने कहा कि प्रोसेस क्या होता है भैया? एक मैकेनिज्म है। तो इस मैकेनिज्म में हम कह रहे हैं कि जो पूरे टाइम, यानी जो सिस्टम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज हो रहा है सिस्टम, तो पूरे टाइम में, पूरे प्रोसेस में जो है सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए या कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी प्रक्रम का टाइम हम कह रहे हैं सिस्टम का, यानी निकाय का ताप क्या है? स्थिर बना रहे, तो उस प्रक्रम को हम कहते हैं समतापी प्रक्रम। और ताप को स्थिर रखने के लिए हमारी बॉडी भी क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ हीट, एनवायरमेंट में हीट दे सकते हैं अपन, है ना? और तो वही चीज़ है कि ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र क्या कर सकता है? यानी सिस्टम जो है अपने परिपार्श्विक से, यानी जो अपना उसका सराउंडिंग है उससे ऊष्मा का विनिमय कर सकता है। यानी अ प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रोसेस कैरिड आउट होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इफ ए सिस्टम ड्यूरिंग चेंज एब्जॉर्ब और इवॉल्व हीट, it will exchange heat from the surrounding to keep the temperature constant. ठीक, dt is equal to 0, then dE is also 0. एडियाबैटिक प्रोसेस, देखिए आपको याद होगा अपन ने किए थे आइसोलेटेड सिस्टम किया था, एक आइसोथर्मल सिस्टम किया था, वो तो ये रहा ऊपर वाला जो भी अपन ने पढ़ा। आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल सिस्टम का ही एक प्रोसेस है। ठीक है, एक हम पढ़ रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, आपने पढ़ा है वो
क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हम कहते हैं कि वो कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गया पूरी यूनिवर्स से सिस्टम, क्योंकि उस सिस्टम की जो वॉल्स थी वो कैसी थी, इंसुलेटिंग थी। इंसुलेटिंग वॉल्स हैं तो एनवायरनमेंट का या हम कहें सराउंडिंग का इफेक्ट सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ रहा, और सिस्टम का इफेक्ट सराउंडिंग पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंसुलेटिंग है वॉल्स, और मैटर तो एक्सचेंज वैसे ही नहीं हो रहा था। तो इंसुलेटिंग वॉल्स जब होती हैं तो जो सिस्टम कैरिड आउट होता है वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है, क्योंकि इस प्रक्रम के किसी भी अवस्था पर निकाय में ना तो ऊष्मा का प्रवेश हो ना ही बहिर्गमन हो, यानी ना तो मैंने कहा ना हीट एक्सचेंज होगी नहीं, क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है पूरी वॉल्स सारी की सारी, सिस्टम की सारी वॉल्स कैसी इंसुलेटिंग है, ना तो हीट अंदर आ सकती ना हीट बाहर जा सकती। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और ऐसे सिस्टम में यानी ऐसे प्रोसेस में जो है, ऐसे प्रोसेस में इस प्रक्रम में जो सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग से यानी परिपार्श्विक से पूरी तरीके से आइसोलेटेड होता है यानी विलगित होता है, ठीक है। और रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान अगर ऊष्मा मुक्त हो रही है तो उससे क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऊष्मा सराउंडिंग में तो जा नहीं रही। देखिए आइसोथर्मल में तो क्या हो रहा था, अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी तो वो सराउंडिंग में दे देता है, ऊष्मा की जरूरत है तो वो सराउंडिंग से ले लेता है, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या था, मेंटेन था। यहाँ तो क्या हो रहा है, अगर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो वो बाहर तो जाएगी नहीं, तो वो क्या करेगी, वो बेसिकली सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। और अगर ऊष्मा की आवश्यकता है लेकिन उतनी ऊष्मा मिल नहीं रही है तो क्या होगा, सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करेगा, आंतरिक ऊर्जा को खर्च करेगा, और जब आंतरिक ऊर्जा को खर्च करेगा तो उस केस में सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, यानी कि सिस्टम कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊष्मा मुक्त होने पर उसका ताप बढ़ जाता है और ऊष्मा अवशोषित होने पर ताप कम हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मा यानी क्यू परिवर्तन जो है, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, डी क्यू जीरो होगा, यहाँ डी टी जीरो नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, बट डी क्यू जीरो होगा, क्योंकि हीट ना तो उसने ली है ना ही वो देगा, ना तो सराउंडिंग में हीट देगा ना सराउंडिंग से हीट लेगा। लेकिन यह है कि अगर सिस्टम जैसे चल रहा है, जो प्रोसेस हुआ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हुआ, जो भी मटेरियल था हमारा, तो वो वर्क जो हुआ उसमें अगर हम कह रहे हैं हीट इवॉल्व हो रही है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हीट इवॉल्व होगी तो वो सराउंडिंग में तो जाएगी नहीं, तो वो सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम करें अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एनर्जी चाहिए, तो अब एनर्जी बाहर से तो मिल नहीं रही सराउंडिंग से, तो वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करेंगे, और जब इंटरनल एनर्जी खर्च होगी तो उस केस में जो है मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी, यानी उस केस में कूलिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। And in this process, no exchange of heat between the system and the surrounding occur and the temperature of system may change. Temperature of system may change, यानी temperature system का change होगा यहाँ। In this process, system is completely isolated from its surrounding in adiabatic process. If heat evolve, then the temperature of system is increased, and if heat absorb, then temperature of system is decreased. So in adiabatic process, heat exchange is zero. आइसोबारिक प्रोसेस, नाम से पता चल रहा है स्थिर दाबी प्रक्रम, यानी ऐसा प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हो, यानी स्थिर दाब पर किया गया प्रक्रम स्थिर दाबी प्रक्रम कहलाता है। और पूरे में निकाय का जो दाब है वो पी था वो पी रहेगा, यानी उसमें चेंज इन प्रेशर डीपी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। A process is carried out at constant pressure known as isobaric process, ठीक, dp is equal to जीरो। समायतनी प्रक्रम यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, स्थिर आयतन पे किए गए प्रक्रम क्या होते हैं, समायतनी प्रक्रम होते हैं, यानी कि प्रोसेस के टाइम में पूरा प्रोसेस जो होगा उस टाइम पे सिस्टम का आयतन ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, यानी dv इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, इसको अब हम करेंगे कल, यानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। याद रखिएगा हम यहीं से शुरू करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सिस्टम से, ओके। देन थैंक यू।